तो वेलकम बैक टू एट्यूड जुडिशरी कोचिंग। सभी को नमस्कार और प्रणाम। लिमिटेशन एक्ट हमने शुरू किया, उसका जो सेकंड लेक्चर है वहां पे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सो ब्रीफ इंट्रोडक्शन में हम लोग जैसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और सभी एक्ट में करते हैं, लॉन्ग टाइटल इसका क्या कहता है, रटना पड़ेगा। एमसीक्यू के क्वेश्चन है आजकल बना के पूछते हैं और लगभग सभी इंपॉर्टेंट हैं ये। तो लॉन्ग टाइटल क्या कहता है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट and amend the law for the limitation of suits and other proceedings and for purposes connected therewith। Consolidate यानी इकट्ठा किया हुआ है सारे लॉस को, या अमेंड करना है उन लॉस को जो रिलेटेड टू पर्टेनिंग टू लिमिटेशन एक्ट है। लिमिटेशन ऑफ सूट्स एंड अदर प्रोसीडिंग्स क्या है वो हम देखेंगे आगे, फिलहाल इसको याद रखना है। शॉर्ट टाइटल है इसका लिमिटेशन एक्ट 1963, 36th एक्ट ऑफ 1963। आजकल ये भी खूब पूछा जा रहा है एमसीक्यू में कि कौन सा एक्ट कहलाता है किस ईयर का, तो इस पे भी फोकस करिए। जुडिशरी की प्रिपरेशन में कोई चीज हमें छोड़नी नहीं। एनफोर्समेंट डेट पिछले लेक्चर में भी हम कर चुके हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1 जनवरी 1964, ये याद रखना। एक्ट का नाम 63 है बट एनफोर्समेंट डेट 64 है। एनफोर्समेंट डेट मतलब कब लागू किया गया था। एक्सटेंशन देखें तो हर एक एक्ट का हम एक्सटेंशन देखते हैं कि कहाँ तक वो विस्तृत है। तो इसका जूरिसडिक्शन जो है होल ऑफ इंडिया है। अब पोस्ट 2019 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में मैंने बोला था ना आपको कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है उसका प्रभाव काफी एक्ट्स में पड़ा है, उनमें से एक एक्ट ये भी है। So it now applies to the Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh also। कब से? 2019 के बाद। 2019 में ऐसा क्या हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर अधिकतर एक्ट्स में से, इसके पहले क्या है, जम्मू एंड कश्मीर जो के ऊपर लागू नहीं होते थे कानून, अब उसमें लागू होने लग गए। 2019 में क्या आया, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट ये भी आ जाता है, सब एमसीक्यू का क्वेश्चन है ये, किन पॉलिसीज पे बेस्ड है लिमिटेशन एक्ट। तो लिमिटेशन एक्ट जो है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी एंड पब्लिक पॉलिसी। एमसीक्यू आ सकता है इसका। इक्विटी ऑप्शन क्या रहेंगे, लिमिटेशन एक्ट इज बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ ए इक्विटी, बी पब्लिक पॉलिसी, सी बोथ, डी नन ऑफ द अबव। समझ आ गया क्या टिक करना है, सी। नेक्स्ट, कितने पार्ट्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, कितने स्केड्यूल हैं, तो 2 पार्ट्स हैं, 32 सेक्शन है, 1 स्केड्यूल है। इसके स्केड्यूल में आर्टिकल्स हैं, हाँ याद रखना, आर्टिकल्स 1 से लेके 137 तक है इसमें। क्लियर। देन एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ ये अप्लाई होता है और कहाँ कहाँ ये अप्लाई नहीं होता है वो भी हम देखेंगे। सो इट अप्लाइज टू सिविल सूट्स, अपील्स एंड एप्लीकेशन, जिसके एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो डेट रिकवरी, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स एंड कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस। ये सारी चीजें हम करेंगे वापस आगे, जैसे जैसे सेक्शंस करेंगे तो सारी चीजें विस्तृत तौर पे समझेंगे। फिलहाल ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, एक ओवरव्यू है। सो जितना करवा रहे हैं फिक्स करते जाओ दिमाग में, और ये सारे टर्म्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब होगा तो और ज्यादा इजिली एक्सप्लेन किए जाएंगे। स्पेशल प्रोविजन, ये ध्यान रखना, ये जो 2 फ्रेज लिखे हैं ना, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले एंड सफिशिएंट कॉज ऑफ डिले, बार बार आएगा तो ध्यान रखना और आगे ये क्लियर होगा। इसके सेक्शंस भी हैं प्रॉपर। अभी सिर्फ जैसा मैंने पहले भी बताया ना कि सारी चीजें एक दिन में नहीं खिला दूंगा कि डाइजेशन खराब हो जाए, बराबर, तो उतना ही पढ़ना है जितना याद रख सको, पूरा A to Z। इसकी एक मैक्सिम भी है, वो भी पूछा गया है या पूछा जा भी सकता है, हाँ। विजिलेंटिबस नॉन डॉर्मिएंटिबस यूरा सबवीनियंट। मुझे भी बहुत टाइम लगा था बोलना सीखने में, तो तुम भी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या बोलता है कि भाई लॉ जो है उनकी मदद करेगा जो विजिलेंट है, जो अलर्ट है, जो अवेयर है अपने राइट्स के प्रति, अपने अधिकार के प्रति, उनकी नहीं। जो भाई सो रहे हैं आराम से ओवर देयर,
राइट्स कोई मतलब ही नहीं है, घर किसने लिया है, किसके कब्जे में है, आराम से सो रहे हैं, जिंदगी मस्त चल रहा है, उनके लिए जो है लॉ किसी तरह की असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, उन्हीं को करेगा जो अलर्ट। तो अलर्ट लिमिटेशन एक्ट जैसा कि बोलता है कि कोई भी सूट, कोई भी वाद दायर करने के लिए हर एक प्रकार के वाद का लिमिटेशन दिया है कि इस पीरियड के अंदर आप करोगे तो आपको उसका फायदा प्राप्त होगा, तो वो सूट एक्सेप्ट होगा कोर्ट में। अदरवाइज वो लिमिटेशन पीरियड के बाद आ पाओगे तो कोर्ट बोल देगा कि नहीं, आपका लिमिटेशन पीरियड जो है वो खत्म हो चुका है और आप इस संदर्भ में कोई भी बात दायर नहीं कर सकते हो। कौन सी चीजें? सूट, अपील और एप्लीकेशन। किन चीजों से डील करता है ये? सूट्स, अपील्स, एप्लीकेशन। येट अगेन एमसीक्यू का क्वेश्चन। तो अब बात करते हैं कि इट डज नॉट अप्लाई टू। सो इट डज नॉट अप्लाई टू, सबसे पहले क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में एक्सेप्शन है, आगे बताता हूँ। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, मैरिज डिस्प्यूट्स में लिमिटेशन नहीं अप्लाई होता है। केसेस जहाँ पे कुछ स्पेशल लॉ से डील करते हैं, वो केसेस जो कुछ स्पेशल लॉ से डील करते हैं, जैसे कंपनीज एक्ट, इंसॉल्वेंसी एक्ट, इनके अपने अलग कानून है, तो वहां पे ओवर राइडिंग इफेक्ट लिमिटेशन एक्ट का जो है वो क्लियरली स्पेसिफाई है कि लिमिटेशन एक्ट यहाँ अप्लाई नहीं। ऐसे बहुत सारे कानून हैं, फिलहाल एग्जाम्पल के लिए मैंने ये देखा। सो ये और कहाँ अप्लाई नहीं होगा? रिट जूरिसडिक्शन में। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 एंड 226 बात करते हैं रिट जूरिसडिक्शंस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। 32 बात करता है सुप्रीम कोर्ट के रिट जूरिसडिक्शन की, और हाई कोर्ट की रिट जूरिसडिक्शन आर्टिकल 226 में कवर की गई है। 5 तरह की रिट्स होती हैं, उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी स्टेक होते हैं यहाँ पे रिट जूरिसडिक्शन पे, क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे, ट्रस्ट केसेस जो बाकायदा इसके सेक्शन 10 में, लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 10 में दिया हुआ है। देन क्रिमिनल केसेस में अपील्स जो है वो एक्सेप्शन, लिमिटेशन अपील्स में अप्लाई होगा, बाकी में नहीं। वायलेशन ऑफ, ये वायलेशन लिखा हुआ है, एफआरस मतलब फंडामेंटल राइट्स, जगह कम थी इस वजह से मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स, यहाँ पे ये अप्लाई नहीं। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई मान लो कि एक बंदे ने मेरा 1 लाख रुपए लिया है, ठीक है। अब वो 1 लाख रुपए जो मुझे उसको वापस करना है, उसका लिमिटेशन पीरियड हो गया। मान लो फॉर एग्जांपल 3 साल था, मैंने 3 साल तक उससे मांगा, उसने नहीं दिया, तो लिमिटेशन पीरियड तो मेरा खत्म हो गया। तो क्या मेरा पैसा भी डूब गया? पॉसिबल है क्या? तो ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा लिमिटेशन बार्स द रेमेडी, आपकी रेमेडी पे रोक लगा रहा है कि आप वाद नहीं दायर कर सकते हो। नॉट एक्सटिंग्विश द राइट्स, मेरा अधिकार है 1 लाख रुपए उससे वापस लेना, तो इट विल रिमेन इंटैक्ट, वो एज इट इज है। 1 लाख रुपए जो बकाया था वो तो है ही, सिर्फ फर्क क्या पड़ा कि मैं वाद नहीं दायर कर सकता हूँ, सिर्फ इतनी सी ही बात बोलता है लिमिटेशन एक्ट। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन ओवरव्यू। आई होप जिस तरह से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आप लोग अच्छी तरह से करते जा रहे हो, उसी तरह से लिमिटेशन एक्ट भी करते जाओ, एंड प्लीज याद रखते जाओ उसको डेली। क्योंकि क्या होगा ना, तुम सोचो कि अभी पढ़ लें, अभी वीडियो देख लें और बाद में हम इसको एक साथ याद कर लेंगे, नहीं होगा। लिख के ले लो, एक दिन में 2-3 सेक्शन, 5 सेक्शन याद कर लिए हो जाएंगे, वरना एक साथ तुम सोचो 32 सेक्शन करें, पॉसिबल। So that's all for the day. Thanks for watching. Do like, comment, subscribe and share to the needy, and thank you so much.